हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार। यू आर वाचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेड बाय एग्जाम्पल क्लासेस और आप देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट और आज है 10th लेक्चर और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये लास्ट लेक्चर होगा। दो छोटे टॉपिक को हमें कवर करने हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और दूसरा देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है सॉलिड के, दैट इज वी विल डिफाइंड बाय द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड और उसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ मेटल से। और उसमें जो एनर्जी बैंड होते हैं, कंडक्शन एनर्जी बैंड क्या होते हैं या वैलेंस बैंड क्या होते हैं, फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या होते हैं, उसके बेसिस पर सारा एक्सप्लेनेशन होगा। दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम देखने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह क्या है। उसके बेसिस पर हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक को डिफाइन करेंगे एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे। टॉपिक बड़ा ही छोटा है लेकिन कंसेप्चुअल है। मेमोरी बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हो सकता है कि IIT JEE मेंस या फिर नेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो इस लेक्चर से आपको कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। टाइम टू सी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसका जो आप रेंज देखेंगे ये 27 ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर से लेकर के आपके सॉलिड 10⁻7 पर ओम पर मीटर तक वेरी करते हैं। कंडक्टिविटी क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, बड़ा ही बेसिक सा चीज़ था जो आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज कंडक्टिविटी इज इंडिकेटेड बाय सिग्मा, दैट इज 1/ρ विच इज रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रो इज, मैं आपको रेजिस्टेंस के टर्म में ही करवा दूँ, दैट इज L/A। ये है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी। क्योंकि आप ये छोटे क्लास में देख चुके हैं तो इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है। एक सीधी सी चीज़ है कि कंडक्टिविटी हम लोग एक पैरामीटर ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। ये रहा हमारा रेंज। अब जितने भी सब्सटेंस हैं दुनिया में उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहला आप ऑलरेडी जानते हैं कंडक्टर, और दूसरा है इंसुलेटर and the third one is semiconductor। और इसकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आसानी से फ्लो करवा सकता है। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ नहीं करता है। सेमीकंडक्टर ये कंडीशनल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ करता है, यानी कुछ सर्टेन कंडीशंस पर ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ करेगा। तो जरा देख लेते हैं कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, इंसुलेटर की कितनी होती है और सेमीकंडक्टर की कितनी होती है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये आपको आ सकते हैं। आप अगर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी देखेंगे तो ये वेरी करेगा 10⁻4 to 10⁻7 पर ओम पर मीटर। इंसुलेटर 10⁻20 to 10⁻10, सेमीकंडक्टर -10⁻6 to 10⁻4 ओम मीटर। यहाँ जो आप कंडक्टर देख रहे हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। पहला होगा आपका मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट। मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स, तो जो आपका मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा एंड मोल्टन स्टेट में भी करेगा। तो मेटल सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन आयंस मोस्टली मोल्टन स्टेट में करेंगे या एक्वस यानी आयंस के फॉर्म में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्या आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, पहला ये डिफाइन तो होता ही है आपका कि एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज NaCl। और जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं कई सारे आप जानते हैं, लेट्स से कॉपर। जस्ट एक एग्जांपल ले लिया है।
इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक चीज़ आप याद रखिए कि ये या तो मोल्टेड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। व्हाट अबाउट द सॉलिड स्टेट? अगर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट को फॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसकी सिर्फ एक वजह होती है, वो होता है डिफेक्ट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट ये सॉलिड स्टेट में बहुत कम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जबकि ये चाहे आप सॉलिड स्टेट लीजिए, मोल्टेन लीजिए, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एक मैंने दे दिया है। इंसुलेटर कंडक्टिविटी का जो रेंज आप देख रहे हो 10 to the power -20 to 10 to the power -10 per ohm per meter। एग्जाम्पल वुड और रबर, ये आपको ऑलरेडी पहले से ही मालूम है और इसके बारे में हम लोग कोई खास डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वजह ज़रूर देखने वाले हैं कि इंसुलेटर कहते किसे हैं। सेमीकंडक्टर ये दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब मैं बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद इसे एक बार फिर से लेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर आप देखते हैं तो ये दो तरह के आएंगे, एन टाइप, पी टाइप। एक बार पहले भी डिस्कस मैंने कर दिया था जब मैंने इम्प्योरिटी के बारे में आपको पढ़ाया था, द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। तो आज हम लोग बैंड थ्योरी के बेसिस पर इन चीज़ों को देखने वाले हैं और इसका इस्तेमाल देखेंगे, एप्लीकेशन। और आज के डेट में अगर मान लीजिए कि आप साइंस को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ काफ़ी बड़ा स्कोप है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बैंड थ्योरी ऑफ मेटल क्या है और उसके बेसिस पर इन चीज़ों को एक बार फिर से डिफाइन करेंगे कि क्यों कुछ सब्सटेंस कंडक्टर है, क्यों इंसुलेटर है, क्यों सेमीकंडक्टर है। जो क्लास 10th के बेसिस पर आपने पढ़ा था वो बड़ा ही बेसिक सा नॉलेज था। सो लेट्स सी द बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। तो बैंड थ्योरी को समझने के पहले एक बेसिक सा चीज़ समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है और इसके बाद ऑर्बिटल्स है, से 1s 2s, ये एनर्जी ऑर्बिटल है। यहाँ दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे ये न्यूक्लियस की फर्म ग्रिप पर होता है, पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर हैं इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कम होगा। अगर मैं कहूँ कि लेट्स से दैट मेटल इज गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको अपने कम से कम बाहर वाले ऑर्बिट पर आना होता है, यानी इसके वैलेंस सेल में आना होता है। दैट इज वी से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही किसी भी मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के प्राइम रीज़न होते हैं। जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ कई सारे मेटल के एटम होंगे और कई सारे मेटल के एटम अगर हैं अगल बगल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसा आपने क्लास 11 में पढ़ा था, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मेटल के केस में भी ऐसा होता है कि जब बहुत सारे मेटल एक साथ हो जाते हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मेटल्स के, एक बात याद रखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस सेल वो आपस में इतने क्लोज होते हैं कि वो ओवरलैप करने के बाद क्या फॉर्म करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हैविंग वेरी क्लोज एनर्जी। और ये जो आपका नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है यही कहलाता है बैंड। याद रखिए ये वैलेंस सेल वाले ऑर्बिटल से बना हुआ होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला आपका बनेगा वैलेंस बैंड। ये कैसे फॉर्म होगा? अब जो यहाँ पर बैंड फॉर्म हुए हैं उसमें से जिसकी एनर्जी कम होगी, दैट इज द लोअर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। तो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, वो मोस्टली यहाँ पर होते हैं और इसके ठीक ऊपर का जो आपका बैंड बनेगा जिसकी एनर्जी स्लाइटली ज़्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड।
तो दो तरह के बैंड का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिथियम लूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ये वैलेंस सेल आपका नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ है 2s1। तो मान लीजिए कि एक क्रिस्टल में n नंबर ऑफ लिथियम के एटम है, तो n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेगा। तो n नंबर ऑफ लिथियम एटम इज गोइंग टू गिव यू n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल। और यहाँ पर अगर मैं ऐसा ये एटम को बना दूँ सभी का, 2s1 ये पहले का, 2s1 दूसरे का, ये सबसे लास्ट वाले का, इसके मिलने से क्या होगा, जितने अगर n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिले हैं तो n नंबर ऑफ अगर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी। लेट्स से कि ये मैंने बना दिया, ये मैंने एक मिड में डाला हुआ है, ये बना इसका लोअर हाफ, दिस इज लोअर हाफ एंड दिस इज अपर हाफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ये 2s1 वाला, ये इसके लोअर हाफ में होंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, विच आई कैन से दैट द लोअर हाफ इज फिल्ड while the upper half is empty। अपर हाफ क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर आ सकते हैं, आ जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, जहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन सभी हैं। और इसके ठीक ऊपर जो बैंड बना हुआ है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इट कैन बिहेव एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो आप अगर पहला केस देखें लिथियम का, तो आप क्या पाएंगे कि इसका जो ऑर्बिटल्स है ये दो पार्ट में बट गया। दिस कैन बी सेन एज वैलेंस बैंड, और इसी ऑर्बिटल का अपर हाफ कंडक्शन बैंड की तरह बिहेव हो रहा है। यानी जहां वैलेंस बैंड खत्म हुआ है, मैं इसको शेडेड कर देता हूं ताकि ये मैं कह सकूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जहां वैलेंस बैंड एंड हो रहा है वहीं से कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो जाता है। हल्का सा भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। अब ये तो बात हुई कि अगर मैं यहाँ कहूँ तो 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 2s ऑर्बिटल के साथ हुई है। मैंने यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया है ओवरलैप, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ आई टेक बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p, इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ तो 2s ऑर्बिटल है तो देखने में लगता है कि कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर ये हाफ फिल्ड था, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। फाइन, क्या ये भी कंडक्ट करता है? आंसर है हाँ। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके बाद यहाँ पर 2p ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल 2p सबसेल है, और इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स, राइट। अब अगर आप इस केस को देखोगे तो इसका वैलेंस सेल कहाँ पर है? यहाँ पर, 2s 2p दोनों, ये वापस से एक बार काम नहीं करेगा। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास m एटम हैं बेरिलियम के, तो उसमें से 2s ऑर्बिटल कितने मिलेंगे और 2p ऑर्बिटल कितने मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल मिलेगा और यहाँ 3n नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल मिलने जा रहे हैं। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से दिखेगी। दैट इज, मैं सिर्फ बैंड को बना दे रहा हूँ, योर वैलेंस बैंड, एंड हियर you can able to see conduction band। इस वाले केस में हमें देखने को क्या मिल रहा है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किसकी है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसका मतलब क्या हुआ?
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं? हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया पर मौजूद हैं। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो यहाँ पर बिना एनर्जी को गेन किए भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए बेरिलियम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मेटल का केस अगर देखा जाए तो पहला इस तरह का केस बनेगा आपका, जो लिथियम का केस था। दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड। या फिर हमारा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है। तो मेटल दो केस से ही डेवलप करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। पहला, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर कंडक्शन बैंड होते हैं। दूसरा, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। अब यही चीज़ अगर मैं इंसुलेटर का केस लूँ तो क्या होगा? मैं ये कह सकता हूँ दैट दिस वाज द केस ऑफ मेटल्स। अगर आप इंसुलेटर का केस लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे बैंड बना दे रहा हूँ जो ओवरलैपिंग के बाद बने हुए हैं। This is your valence band. This is your conduction band. Right? So we have valence band and conduction band. और इसके बीच में एक एनर्जी का गैप है। इसे हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा हो कि यहाँ जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं ये जम करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएंगे। कंडक्शन बैंड में आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर सके। मान लीजिए कि आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करो, लेकिन उससे एनर्जी गेन करके इसको कंडक्शन बैंड में जाना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सब्सटेंस कैसा बिहेव करेंगे? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। राइट? तो समराइज करता हूं मैं सेमीकंडक्टर का केस, मैं थोड़ी देर बाद लेता हूं। पहला, मेटेलिक कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप न के बराबर होता है या फिर दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में चला आएगा। वहीं अगर मैं इंसुलेटर का केस लूँ तो आप चाहे कितनी भी एनर्जी दे लें, कितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू दे लें, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ आ ही नहीं पाते। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव नहीं करता है। हेंस दैट सब्सटेंस वेयर दिस गैप इज टू बिग will be treated as the insulator. ये आपका सेमीकंडक्टर का केस। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप यहाँ देखें तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, मैंने माना कि ये है वैलेंस बैंड और इसके ठीक ऊपर मैंने बना दिया ऐसा एक कंडक्शन बैंड, थोड़ा ऐसा कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में आएगा और तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। इसके बीच में ये जो एनर्जी का गैप है, वी कैन से दिस इज स्मॉल गैप। मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फोटोन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एब्जॉर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में आ गए। ये किस केस में होता है? दिस यूज्ड टू हैपन इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, जब मैं कह रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर सेमीकंडक्टर। सो दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बस आपके टेम्परेचर वाले फैक्टर से हीट को फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके मूव कर जाते हैं ऊपर की तरफ, एंड विच इज ट्रीटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है।
अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नॉर्मली वैलेंस बैंड में होने चाहिए पर कम गैप होने की वजह से और रूम टेम्परेचर की वजह से ऊपर आ गए हैं, दिस कैन एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो आपका सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले आते हैं। वहीं अगर आप मेटालिक कंडक्टर में देखने जाएं, आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड के अंदर जो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, दैट इज़ द वाइब्रेशनल मोड, तो एटम वाइब्रेट करने लगते हैं। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के जाने का रास्ता ब्लॉक होता है। सो ड्यू टू द वाइब्रेशन, क्योंकि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा, एटम के ऑक्सीलेशन ज़्यादा होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो नहीं कर पाते, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी यानी मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी घट जाती है। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल करके ज़्यादा कंडक्शन बैंड में चले आते हैं और इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन था आपका बेस्ड ऑन द बॉन्ड बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। मेटल के केस में कोई गैप नहीं होता है या फिर उल्टा ओवरलैपिंग ही होता है। अगर आप इंसुलेटर का केस ले लें तो यहाँ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर के केस में ये काफ़ी स्मॉल होता है, जिससे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। पर याद रखिए, अगर आप टेम्परेचर लें एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव्ड एज अ इंसुलेटर। अब जो मैंने आपको इम्प्योरिटी के बारे में बताया था, थोड़ा सा वो बता दूं। ये सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये पार्ट आपको एक बार इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बता दिया गया था। अगर आप एक प्योर सेमीकंडक्टर को किसी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, उसके कुछ स्पॉट को, तो आपको याद होगा से सिलिकॉन 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 ऐसा क्रिस्टल है, और अगर मैं यहाँ पर लेट्स से फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दूँ तो फॉस्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो ये 4 तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे नॉर्मल, और 5वां कैसा ट्रीट हो जाएगा? एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आपने इम्प्योरिटी डाली, उसके वजह से ये क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम इंडिकेट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। फॉस्फोरस या आर्सेनिक को ऐड करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ द अदर हैंड, मान लीजिए कि मैं इसे से एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दूँ, लेट से एल्यूमिनियम, तो 3 वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी के लिए फुलफिल होगी, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है जिसे आप कहते हैं होल। So that is called, what is hole? The electron deficient crystal. So this is electron deficit impurity, जिसको आप ऐड करते हैं तो होल बन जाता है। और होल is nothing but symbolizes, you can say, something जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन का नहीं होना वहाँ पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है। जनरली जो आप देखते हैं कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन हट जाए तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। नाउ ऐसे सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी से पॉसिबल हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? ग्रुप नंबर 13 में, और इसे कहेंगे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम विद आइदर एल्यूमिनियम और बोरोन और गैलियम, किसी भी इम्प्योरिटी को हम ऐड करके इसको अचीव कर सकते हैं। ना अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। तो देखिए कि एक टेट्रा वैलेंसी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते हो या इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा निकाल देते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड। जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, देखिए कहाँ पर हैं, मेनली यहाँ पर, मैं इसको भी नहीं कहूँगा, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अभी जो केस डिस्कस हुआ था आपका, यू डोप्ड आइदर विथ ग्रुप 13 कोई भी एलिमेंट, या आप ग्रुप 15 से करवाते हैं। अगर आप ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी को ऐड करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन अराइज होता है। ग्रुप 13 को से डोप्ड करवाते हैं तो आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंडीशन अराइज होता है, जो मॉडर्न डे में आप कई सारे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन देखा जा रहा है।
ये ढूंढे जा रहे हैं जो आपको सेमीकंडक्टर का बिहेवियर शो कर सके। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल आपको लिखे हुए हैं, दैट इज़ INSB। अब आप अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये देखिए IN दैट इज़ इंडियम इज़ इन ग्रुप 13, SB एंटीमनी इज़ इन ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 के एलिमेंट को भी मिला करके क्रिस्टल फॉर्म करवाया जाता है जो सेमीकंडक्टर बिहेवियर शो करता है। AlP दैट इज़ गैलियम आर्सेनिक। आप अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हैं ग्रुप 13 का है, सेकंड ग्रुप 15 का है। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें, ये ग्रुप नंबर 12 है, ग्रुप नंबर 12 एंड ग्रुप नंबर 16 आप अगर देखो तो इसके मीन में क्या आता है, ग्रुप 14 आता है। मीन्स वी नीड टू सर्च फॉर द टेट्रावैलेंसी, ZNS, CDS, AgTe। तो इस कुछ एग्जाम्पल को याद रखिएगा, हो सकता है आपको कि नेट के इंट्रेंस में ये एक आध क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, कई सारे एप्लीकेशंस हैं आज के डेट में, दैट इट इज़ यूज्ड एज, सबसे पहले डायोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फोटो डायोड, या आप सोलर सेल देख रहे होंगे तो सेमीकंडक्टर का सोलर सेल में काफ़ी इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है। दो तरह के होते हैं, NPN, PNP ट्रांजिस्टर, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसके दो पर्पस होते हैं। पहला, जो हमारा ऑडियो सिग्नल है, ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है जो ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है या किसी भी तरह के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। दूसरा, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, इट कैन बी यूज्ड एज अ स्विचिंग डिवाइस। अगेन इस चीज़ को आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के चैप्टर में देखने वाले हैं। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजिस्टर मेटल के ऑक्साइड्स को लिए हुए हैं जो आपका बैंड थ्योरी ऑफ मेटल के हिसाब से ये एक्सप्लेन्ड है। कुछ मेटेलिक बिहेव करते हैं, कुछ इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, और कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर या तो मेटेलिक रहते हैं या वो इंसुलेटर होते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, आप टाइटेनियम क्रोमियम के ऑक्साइड को देखिए, ये मेटेलिक ट्रीट बिहेवियर शो करते हैं। मैंगनीज के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड या कॉपर के, ये सारे मोनो ऑक्साइड्स हैं, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। While vanadium oxide and the titanium trioxide behaves either as a metallic or insulator at the specific temperature। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर याद रखिए, दैट इज़ रेडियम ऑक्साइड। तो रेडियम ऑक्साइड, इसकी कंडक्टिविटी और इसका अपीयरेंस एग्जैक्टली सिमिलर होता है कॉपर की तरह। तो आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल चॉइस में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो दिस कुड बी योर ऑप्शन दैट विच ऑफ द ऑक्साइड looks like and treated as the copper. So the answer is the radium oxide. Few think that you must know before starting the magnetic property of solid। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, प्लस इट इज़ गोइंग टू इमिट द एनर्जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज। अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स द चार्ज हैज़ टू मूव। और अगर चार्ज मूव करता है तो वह क्या फॉर्म करता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट? यस, दैट्स ट्रू, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग यहाँ देखने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक चार्ज पार्टिकल का मूव होना, ताकि करंट का फॉर्मेशन हो, और अगर करंट का फॉर्मेशन होगा तो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो सॉलिड शो करेगा। नाउ एवरी एलिमेंट जिस एटम से बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ज़रूर है। तो मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को देखूं, लेट्स से दैट दिस इज द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, राइट? तो एक अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा। So we can say that this is the orbital motion of electron that electron is exhibiting is orbital motion around nucleus,
फाइन। पर वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो, मैंने इसको एक एरो दे दिया है, उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। द सेकेंड थिंग, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पर, मैं इसको बाहर बनाता हूँ, दैट इज़ ये न्यूक्लियस है और ये है इलेक्ट्रॉन, ये खुद भी अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है, जिसके वजह से ये अगेन एक पैरामीटर डेवलप करता है, दैट इज टर्म्ड एज द मैग्नेटिक मोमेंट which has a unit as Boore's magneton. So the second motion which is responding for the current is the spin motion of electron, जिसके वजह से फील्ड क्रिएट होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है और उसी से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। तो अगर आप किसी भी क्रिस्टल को देख रहे हैं तो उसके अंदर के जो एटम्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें दो तरह के मोशन होंगे। पहला ऑर्बिटल मोशन जो न्यूक्लियस के अराउंड में है, दूसरा है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जिसके वजह से ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। अगेन इसके बारे में डिटेल तो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको एक यूनिट बता दूं कि इसका जो एक्चुअल पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट दिस, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। और मैं इसके डिटेलिंग को छोड़ देता हूँ फिजिक्स के लिए, जब हमारी क्लास फिजिक्स की होगी तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आपको क्लियर किया जाएगा कि ये कैसे डेवलप होते हैं। फिलहाल आप यूँ समझ लीजिए केमिस्ट्री के हिसाब से कि ये इन दो मोशन की वजह से डेवलप हुए और इसी के डेवलपमेंट की वजह से हमारा जितना सॉलिड है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। एंड अगर आपको थोड़ा एडवांस नॉलेज रखना है तो यूनिट को याद रखिए, दैट इज द बोर्स मैग्नेटन विच इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ अ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस टू काइंड ऑफ मोमेंट, एंड दैट इज 9.27 into 10 to the power -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में डिटेलिंग आप फिजिक्स में देखेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री की क्लास है तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बाकी जो आप सब्सटेंस को देख रहे हैं उसको इस बेसिस पर क्लासीफाई किया जाए। सो नाउ look at the classification. We have the 5 classification. पहला है आपका paramagnetic substance, diamagnetic substance, ferromagnetic substance, ferrimagnetic substance and antiferromagnetic substance. So let's start and see it one by one with example. First kind of substance are the diamagnetic substance. किसे कहते हैं? ऐसे substance which are वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपने देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिस्पॉन्ड कर रहा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप देख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आप किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखें तो ये रिपेल होगा, दैट इज दूर हटेगा। कैसे सब्सटेंस इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दैट इज जिसके पास फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। जब मैं कह रहा हूँ फुली फील्ड ऑर्बिटल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर आप बैंड थ्योरी ऑफ मेटल को देखिए या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर देखिए, और उस बेसिस पर कैलकुलेट होने के बाद उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। फुली फील्ड ऑर्बिटल का मतलब ही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं है। ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो आप देखोगे, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है ऐसा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, लेट से ये मैग्नेटिक मोमेंट आया से इलेक्ट्रॉन 1 ऊपर की तरफ है। अगर इसी ऑर्बिटल में लेट से दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा हो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, दैट इज लेट्स से E2। सो एज इट इज द वेक्टर क्वांटिटी इट यूज्ड टू कैंसल ईच अदर। तो मैग्नेटिक मोमेंट बाय वन इलेक्ट्रॉन इज कैंसल्ड बाय अदर। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, द टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज द वाटर एंड NaCl विच आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी खासियत क्या है? इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड। अब यहाँ पर देखिए, ये था रिपेल्ड, डायमैग्नेटिक यूज्ड टू रिपेल, while in the presence of external magnetic field paramagnetic substance is attracted towards it।
कैसे किस किस्म के एलिमेंट यानी एटम्स आयन और मॉलिक्यूल इसको शो करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर जिन सब्सटेंस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब ये वीकली अट्रैक्टेड होता है, जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे इट यूज्ड टू लूज इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। एग्जाम्पल O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस। एक चीज़ याद रखिए, ऑक्सीजन 1s2 O2 बने तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी अगर आप बॉन्डिंग देखोगे कि आपने ऑक्सीजन को लिया 1 2 ऐसा बना दिया, well am I right? So do you think that it has no unpaired electron? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जरूर पढ़िए। O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? क्लास 11th को आप रेफर कर लीजिए, यू कैन एबल टू सी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। सो आई होप इट शुड बी क्लियर कि ये बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्ड है। नाउ लेट्स लुक एट दो नेक्स्ट कैटेगरी। अगर आप अवेयर हैं कि मैग्नेट कैसे बनता है तो आपको मालूम होगा कि मान लीजिए कि अगर ये एक लोहे की कील हो, आप इसके ऊपर अगर एक कॉपर वायर को लपेट दें और उस कॉपर वायर से कांस्टेंट आप करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था सोलेनॉइड, इसके बीच से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी अगर आप एक आयरन को अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रखते हो तो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे सब्सटेंस की मैग्नेटिज्म हमेशा प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी। ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? दैट इट शोज अ परमानेंट मैग्नेटिज्म। आपने एक बार उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप करवा दी तो वो हमेशा के लिए आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म को शो करता है, आप चाहे मैग्नेटिक फील्ड हटा लें तो भी। 3 एग्जाम्पल। Fe निकल कोबल्ट, आप इससे ऑलरेडी अवेयर हैं। इट इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक सब्सटेंस है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर की तरफ खींच लेगा। ये भी आप फिज़िक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये काम कैसे करता है? इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मिल करके ग्रुप बनाते हैं। वो जो ग्रुप बनता है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, विच इज़ कॉल्ड एज डोमेन। तो मान लीजिए जब आप इसको मैग्नेटाइज नहीं करते हैं, यानी जब लेट्स से कि वो सिर्फ एक कील है, लोहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन, लेट्स से एक डायरेक्शन ऊपर है डोमेन का तो दूसरा उसको कैंसिल करता हुआ नीचे होगा। एक मान लीजिए कुछ इस तरह का है तो दूसरा उसको कैंसिल करते हुए ऐसा होगा। लेट्स से कि एक डोमेन कुछ इस तरह से है तो नेक्स्ट उसको कैंसिल करते हुए इस तरह से होगा। सो दीज आर टर्म्ड एज डोमेन। ये सेपरेट डोमेन है। जब आप इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में लेकर के आएंगे तो ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अलाइन हो जाएंगे यानी ये फील्ड के डायरेक्शन में मिल जाएंगे। लेट्स से दैट आई हैव 6 डोमेन, और जब मैंने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो पहला डोमेन, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन, चौथा डोमेन, सारे उस फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गए? अलाइन हो गए, राइट। तो अब इस अलाइनमेंट के वजह से इसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, क्योंकि ये खुद भी एक छोटा सा मैग्नेट है तो कई सारे स्मॉल टाइनी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो गए। ऐसा सब्सटेंस इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर याद रखिए, क्रोमियम डाइऑक्साइड जो मैग्नेटिक टेप होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें भी डोमेन होते हैं कुछ इस तरह से ही, लेकिन यहाँ पर आपका मैग्नेटिज्म सस्टेन करता है, रह जाता है फील्ड लगाने के बाद भी। पर यहाँ एक दिक्कत होती है, दैट इज़ दिखाना तो चाहिए था इसको या तो पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म, पर ये दिखाता नहीं, जबकि यहाँ भी डोमेन है। तो खासियत क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो आपको एक एरो करके दिखा दिया गया होगा, ये 6 के 6 डोमेन एक साइड में।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन तो होते हैं, अलाइन भी होते हैं, लेकिन जितने अप एरो हैं उतने ही डाउन एरो। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल किया, एंड द सेम वे इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल किया। सो वी हैव 1 2 3 अप एंड 3 डाउन, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट इस 3 डोमेन की वजह से क्रिएट हुए हैं, बाकी 3 ने उसको कैंसिल आउट कर दिया है। सो इट हैज़ zero magnetic moment. तो zero magnetic moment is the net magnetic moment which is shown by the anti-ferromagnetic substance. Example याद रखिएगा, that is MnO. Right? Now last category is the ferrimagnetic substance. ऐसे substance जो expected तो था कि वो large magnetism show करें जब हम magnetic moment की बात करते हैं, लेकिन वो large मैग्नेटिज्म शो करने के जगह वो स्मॉल मैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो काफ़ी स्मॉल जनरेट होता है। इट विल बी लाइक एक डोमेन अप है, से दूसरा अप है, थर्ड इज डाउन, लेट्स से फोर्थ इज ऑल्सो डाउन, फिफ्थ अप, सिक्स्थ अप। तो इस दो ने इस दो को कैंसिल किया, बाकी 2 के वजह से ही कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस जो एक्सपेक्टेड तो थे कि वो लार्ज मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सब सब्सटेंस आर कॉल्ड एज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल एक जरूर याद रखिएगा, Fe3O4। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि इनमें से कुछ आपको पिछले कुछ सालों में एंट्रेंस में आ चुके हैं। पहला, फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक एट हाई टेम्परेचर। उसकी वजह समझ लीजिए कि जब आप किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बहुत हाई करते हैं, तो वो डोमेन जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, टाइनी मैग्नेट के डायरेक्शन में अलाइन है, वो हाई टेम्परेचर पर एक रैंडम मूवमेंट स्पिनिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसके वजह से उनका मैग्नेटिक बिहेवियर स्पॉइल हो जाता है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिज्म एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग उसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। आई थिंक अगर मैं लूँ एग्जाम्पल, दैट इज Fe3O4, द क्यूरी टेम्परेचर इज 850 केल्विन। इस टेम्परेचर के ऊपर ये आपका फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। कुछ सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, सारे मैंने ऑक्साइड्स को ही कैटेगराइज किए हुए हैं। जो ट्रांजिशन मेटल के कुछ ऑक्साइड्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट आई स्ट्रांगली सजेस्ट सारे ही है, जितना याद हो सकता है आप याद रखिए, ये आपको एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। विद दिस द थ्योरी पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट हैज़ ऑलमोस्ट डन, और कुछ न्यूमेरिकल के वीडियो अपलोड होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।